सो नेक्स्ट है कल्चर एंड आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटीज जो होती है वो इनहेरिटेड नहीं होती हैं, ये हमें मिलती हैं इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल हमें मिलती हैं या फिर एज ए ग्रुप, ग्रुप से हमें मिलती हैं, जो कि हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं उनसे हमें मिलती हैं। एक इंडिविजुअल के लिए जो सोशल रोल्स होते हैं उसी से उसकी आइडेंटिटी शेप होती है। और मॉडर्न सोसाइटी में एक इंडिविजुअल के जो है मल्टीपल रोल्स होते हैं। लाइक एक ही पर्सन जो है वो पेरेंट भी होता है, वो चाइल्ड भी होता है, ठीक है। तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, हर रोल के लिए डिफरेंट होती हैं, ठीक है। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि आप कोई भी रोल इनेक्ट करो, ठीक है। या फिर अगर आप मदर हो तो बस आप मदर हो, ये काफ़ी नहीं है, ठीक है। या आपको उसको रिकग्नाइज्ड होना पड़ेगा, एक्नॉलेज होना पड़ेगा उस रोल को, रोल के लिए, ठीक है। तो अब ये चीज़ें कहाँ से कोई भी रोल जो है वो रिकग्नाइज्ड कैसे होगा या एक्नॉलेज्ड कैसे होगा, ये रिकग्निशन कहाँ से आएगा। सो ये बेसिकली आ सकता है लैंग्वेज से, ठीक है। जो भी रोल प्लेयर्स हैं या फिर जो भी इंडिविजुअल है वो किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे वो आप उसके रोल का पता लगा सकते हो कि वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, कि वो चाइल्ड है या फिर वो पेरेंट है, ठीक है। सो पेरेंट की लैंग्वेज एक डिफरेंट होती है, बच्चे की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो तरीका होता है एक दूसरे को रेफर करने का, कि वो अपने टीचर्स को या अपने क्लासमेट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, वो सब क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो कोड्स में लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट कोड्स यूज़ करते हैं, उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, सिग्निफिकेंसेस डिफरेंट होती हैं। इसी का एक एग्जाम्पल है कि विमेन जो होती है ना वो भी अपना एक ओन लैंग्वेज, खुद की एक लैंग्वेज क्रिएट करती हैं, खुद को एक्सप्लेन करती हैं। ये एक उनका प्राइवेट स्पेस भी हो सकता है जहाँ पे किसी और का कंट्रोल नहीं होता। फॉर एग्जांपल किसी भी डोमिनेटिंग बॉडी का कोई यू नो कोई कैसे कह सकते हैं इसको, प्रेशर कह सकते हैं कि उससे बहुत दूर होती हैं, ठीक है, किसी भी डोमिनेटिंग बॉडी से दूर होती है। इसके अलावा कल्चर के साथ साथ बहुत सारे सब कल्चर्स भी होते हैं। अब सब कल्चर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, स्टाइल, टेस्ट या एसोसिएशन, कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपकी कंपनी कैसी है, ठीक है। अब आपका जो सब कल्चर होता है इसके अंदर आपकी स्पीच, ड्रेस कोड, प्रेफरेंस, ये सब चीज़ें डिफाइन करती हैं आपके सब कल्चर को, कि आपका सब कल्चर कैसा है, आपके ग्रुप मेंबर्स कैसे हैं। अब सब कल्चर जो फंक्शन करता है वो बिल्कुल कल्चर की तरह ही करता है और आपको एक आइडेंटिटी देता है। एंड इसमें सब कल्चर में क्या होता है कि आपके जो पूरे ग्रुप मेंबर्स हैं सबकी आइडेंटिटी जो है वो सेम होती है। ऐसा हो सकता है कि कोई एक लीडर हो, बाकी सब उसको फॉलो करें, या फिर सब एक साथ काम करें, बट पूरे ग्रुप का जो पर्पस होता है वो सेम होता है। एक एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं कि सोसाइटी में या नेबरहुड में कुछ लोग एक क्लब फॉर्म कर लेते हैं। इस क्लब में वो कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है। स्पोर्ट्स के लिए एक यूथ क्लब है, वो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। तो वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका एक पर्पस जो है वो सेम है, ठीक है। बहुत लोगों को फिर वो उससे इंस्पायर भी करते हैं। एंड इससे क्या होता है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, बहुत सारे चेंजेस के लिए ये ग्रुप्स काम करते हैं, ठीक है। इन ग्रुप से क्या होता है, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये एक अपने आप को बाकी ग्रुप से डिफरेंशिएट करके रखते हैं। ऐसा नहीं कि सेम ऐसे ही ग्रुप्स और भी होंगे। अब एक नेबरहुड में एक ग्रुप है वो स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहा है, वो ग्रुप डिफरेंट होगा दूसरे ग्रुप से जो सिर्फ आर्ट्स के लिए काम कर रहा है, ठीक है। कुछ ग्रुप्स होंगे जो पुअर चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो सारे ग्रुप्स जो होते हैं अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं बाकी ग्रुप से, उनकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। एंड वो एक एक्सेप्टेंस एंड रिकग्निशन होता है एक नेबरहुड में उनका, ठीक है। सो लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको समझते हैं कि ओके ये ग्रुप इस चीज़ के लिए काम कर रहा है, ठीक है।
तो ये था सब कल्चर, ठीक है, एंड आइडेंटिटी ऑल्सो। नेक्स्ट टॉपिक है एथनोसेंट्रिज्म। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो कल्चर्स होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में भी आते हैं। तो एथनोसेंट्रिज्म क्या है, जब हम अप्लाई करते हैं अपने कल्चर को दूसरे कल्चर्स को इवैल्यूएट करने के लिए, उसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। तो इसमें क्या हम अपने कल्चर को या किसी एक कल्चर को सुपीरियर समझते हैं, एंड उसकी बिलीव्स या वैल्यूज होती हैं जो भी, उस उनको सुपीरियर समझते हैं, एंड बाकी अदर कल्चर से उसको कंपेयर करते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी में क्या होता है, ये एक एम्पेरिकल मेथड इसमें हम फॉलो करते हैं, कोई नॉर्मेटिव डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें बोला कि कल्चरल सुपीरियॉरिटी होती है, तो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले हैं, उनका जो फेमस मिनट आया था एजुकेशन के ऊपर 1835 में आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम पे इंडिया में। तो उन उसमें उन्होंने रिफ्लेक्ट किया था, एथनोसेंट्रिज्म रिफ्लेक्ट होता है उसमें। कैसे होता है कि उन्होंने कहा कि we must do we must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions who we govern, ठीक है। A class of person Indian in blood and color but English in taste and opinion, morals and intellect। तो मैकॉले कह रहे थे कि इंडियंस जो है ना, वो ब्लड एंड कलर में तो इंडियंस ही रहे, बट उनके जो टेस्ट हैं, ओपिनियंस हैं, मॉरल्स हैं, वो सब क्या हो, वो इंग्लिश हो, थिंकिंग उनकी इंग्लिश हो, थॉट्स उनका, इंटेलेक्ट जो है वो उस तरह से काम करे जैसे इंग्लिश का है, ठीक है। सो यहाँ पे वो अपने कल्चर को सुपीरियर समझ रहे थे एंड इंडियन कल्चर को वो इन्फीरियर समझ रहे थे, ठीक है। एथनोसेंट्रिज्म कॉस्मोपॉलिटनिज्म का ऑपोजिट है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म क्या होता है, जिसमें हम दूसरे कल्चर की वैल्यूज जो होती हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी उनको वैल्यू करते हैं, ठीक है। सो जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है ये प्रमोट करता है कल्चरल एक्सचेंज को, कि आप दूसरे कल्चर की चीज़ों को एक्सेप्ट करो, एडॉप्ट करो एंड उनको फॉलो करो। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंट वर्ड्स को ले लेते हैं, ठीक है, फॉरेन वर्ड्स को भी लेते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है। जैसे कि हिंदी फिल्म म्यूजिक को और इलेबोरेट करने के लिए डिफरेंट वेस्टर्न पॉप म्यूजिक है, उसको भी उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हिंदी फिल्म म्यूजिक जो है वो भी इलेबोरेट हो रहा है। तो अब ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है या फिर हिंदी फिल्म म्यूजिक है, ये अपनी आइडेंटिटी तो नहीं छोड़ रहे हैं, इनकी आइडेंटिटी वही है जो इनकी आइडेंटिटी थी, बस ये एक्सपेंड कर रहे हैं उनको यूज करके। सिमिलरली जब कॉस्मोपॉलिटनिज्म होता है, वो दूसरे आइडियाज को एक्सेप्ट करता है, उनको रिस्पेक्ट करता है, एंड कल्चरली जो है वो एक्सपेंड होता है, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी जो है वो इसको अप्रिशिएट करते हैं, कॉस्मोपॉलिटिज्म को, ठीक है। वो वेस्टर्न कल्चर को अपनाते भी हैं, ठीक है। सो वो वेलकमिंग होते हैं उसके लिए, न्यू चेंजेस के लिए। तो मॉडर्न सोसाइटी यहाँ पे इसका एक एग्जांपल हो सकता है कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का। देन है कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज क्या होता है, जिसमें सोसाइटीज जो है उसके अंदर जो भी डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं कल्चर के, वो चेंज होते हैं, तो कल्चरल चेंज आता है। अब ये जो चेंज होता है ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल कॉजेज में क्या होता है कि एग्जाम्पल है, जैसे कि एक फार्मर है, वो नए मेथड से एग्रीकल्चर या फार्मिंग करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हो, तो वो उसकी चॉइस है, वो उसने एक इंटरनल डिसीजन लिया है ये खुद के लिए, ठीक है। सेकंड एक्सटर्नल इंटरवेंशन क्या होगा, जैसे कि कोलोनाइजेशन था, कोलोनाइजेशन के टाइम पे एग्रीकल्चर किस तरह से चेंज हुआ, तो वो क्या था, एक एक्सटर्नल प्रैक्टिस थी जो कि हुई और उसके बाद एग्रीकल्चर में चेंज आया, ठीक है, तो वो एक्सटीरियर पार्ट हो गया।
अब ये जो कल्चरल चेंज है ये नेचुरल एनवायरनमेंट अगर चेंज होता है या आपका कांटेक्ट बढ़ जाता है दूसरे कल्चर्स के साथ या एडेप्टेशन की जो प्रोसेस होती है, इन सब चीज़ों से भी कल्चरल चेंज आ सकता है। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ है अगर उनसे कहा जाए कि आप अब फॉरेस्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लीगल रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं बीच में। ठीक है, अब वो लोग क्या करेंगे, फॉरेस्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक डिजास्टर्स इफेक्ट हमें उन ड्वेलर्स के ऊपर देखने को मिलेगा, उनके वे ऑफ लाइफ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ उनका कल्चरल चेंज आ जाएगा क्योंकि उनका पूरा कल्चर जो है वो फॉरेस्ट के साथ अटैच्ड है, और जब उन्हें फॉरेस्ट में ही नहीं जाने दिया जाएगा तो उनका पूरा वे ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद दो तरीके के चेंज होते हैं, ये जो कल्चरल चेंज होते हैं, एक होता है इवोल्यूशनरी चेंज और एक होता है रिवॉल्यूशनरी चेंज। जब रैपिडली कोई कल्चर जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है, उसके वैल्यूज या मीनिंग सिस्टम्स चेंज होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, रिवॉल्यूशनरी चेंज होता है। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी चेंज जो होता है वो किसी भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन के आने की वजह से या फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के वजह से या इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुआ उसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कोई नुकसान हो रहा है तो वो लोग उसके अगेंस्ट जाएंगे। ठीक है, तो वो एक रिवॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। जब वो रिवॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट देन कोई डिसीजन अगर आता है तो वो होगा रिवॉल्यूशनरी चेंज। जब उस रिवॉल्यूशन की वजह से कोई चेंज आएगा तो वो होगा रिवॉल्यूशनरी चेंज। इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एग्जाम्पल यहाँ पे। देन है एक एक्सपेंशन ऑफ मीडिया बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट। अब ये इवोल्यूशनरी चेंज है या रिवॉल्यूशनरी चेंज है? सो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये एक इवोल्यूशनरी चेंज है क्योंकि ये बहुत टाइम के साथ लोगों में आ रहा है, कंटिन्यूसली काफ़ी जनरेशन है जो इसको मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, एंड इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट्स हैं लोगों के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर या कल्चर के ऊपर, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। एंड इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन या न्यू टेक्नोलॉजीज़ का इतना रोल नहीं है। न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो अपडेट हो रही हैं, बट किसी एक टेक्नोलॉजी के आने से ये इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं मार्केट में एंड वो इफ़ेक्ट कर रही हैं टाइम टू टाइम। तो इसमें टाइम जो है वो काफ़ी लग रहा है, एंड ये एक रिवॉल्यूशन नहीं है, ये एक इवोल्यूशन है कि टाइम के साथ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, कल्चर में। सो मुझे लगता है ये इवोल्यूशनरी चेंज है।